नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूँ आपके साथ कंचन औडियाल। इस शो में हम बात करते हैं शेयर्स के बारे में, मार्केट के बारे में, लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से ओवरऑल मार्केट व्यू, बाजार में इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अगले हफ्ते के लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए हम कौन-सी स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं, चेरी पिकिंग कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम पे आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नवमी की आपको खूब-खूब शुभकामनाएँ। कल दशहरा है लेकिन मार्केट बंद है। आइए सबसे पहले मिलवाते हैं आज के खास पैनलिस्ट से। गुड मॉर्निंग नितिन सर, गुड मॉर्निंग अनिल सर, स्वागत है आपका शो में। जी नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू फॉर जी, हैविंग मी हियर। जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस गुड सर। मॉर्न नितिन गुड सर स्वागत है। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग कंचन जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और दुर्गा पूजा की अग्रिम बधाई। और आने वाला समय माता रानी सब पर कृपा बनाए रखे। हेल्थ वेल्थ सब तरफ से माता रानी कृपा बनाए रखे। जी, थैंक यू सो मच सर एंड वी होप द सेम फॉर यू एंड फॉर द एंटायर नेशन एज़ वेल कि जल्दी से ये जो ग्लोबल टेंशन चल रही है वो खत्म हो जाए, मार्केट में भी हमें एक अच्छा खासा ये हेल्दी रंग देखने को मिले, हरा रंग हमें बाजार में जल्दी से देखने को मिले। सर, क्या अभी हमें लगता है कि जो ये दशहरा का सीज़न चल रहा है हमारे बाजार के अंदर भी एक खुशहाली हमें जल्दी देखने को मिल सकती है? नितिन सर ओवर टू यू। कंचन जी, ये जो आपने बोला कि ग्लोबल टेंशन खत्म हो जाए, इसके लिए मैं कोई भ्रम में नहीं रखूंगा। ग्लोबल टेंशन अभी नहीं खत्म होने वाला है। ये जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो बनी रहेगी, बिकॉज इसके पीछे 2-3 प्लेनेट जो है बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। और लास्ट शो में जब मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ था तो बहुत क्लियरली मैंने बताया था कि अक्टूबर मंथ जो है वो बहुत ही इनडिसिसिव मंथ होता है, और पिछले करीबन 50 साल का डेटा है अवेलेबल इस चीज को साबित करने के लिए कि अक्टूबर मंथ जो होता है वो पैनिक क्रिएट करता है। पैनिक क्रिएटिंग मंथ बोला जाता है। 2 मंथ होता है साल में जो जी, पैनिक क्रिएट करता है, एक होता है अप्रैल का मंथ और एक होता है अक्टूबर का मंथ। जो अक्टूबर मंथ के लिए बहुत पहले मैंने जी, बता दिया था। और इसके अलावा सिर्फ अक्टूबर मंथ नहीं, अक्टूबर में अगर को कहा जाता है ना कि नमकीन चीज में थोड़ा और नमक डाल दो तो उसका स्वाद और बिगड़ जाता है। तो अक्टूबर मंथ है, जी, उसके साथ में प्लेनेटरी कुछ कॉम्बिनेशंस भी ऐसे आ गए थे जो इसे सोने पे सुहागा का काम कर दिया। और 6 अक्टूबर के बाद से दिख रहा है कि क्या हो रहा है ग्लोबली। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं दूसरी बात पिछले साल भर से ये बात भी बोल रहा हूँ कि इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया, इसके ऊपर में ही अगर बात करें तो प्लैनेट्स की एक अलग दशा और दिशा पड़ रही है जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मैं निफ्टी के संदर्भ में बात करूं तो देखिए 19,200 से 1 सितंबर के बाद से 19,200 से निफ्टी ने एक रैली पकड़ी थी और 20,200 तक गया था। 20,200 जाने के बाद बहुत ऑब्वियस सा हो जाता है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। 1,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो 500 पॉइंट तो प्रॉफिट बुकिंग में निकल गया। उसके बाद में ये ग्लोबल टेंशन की वजह से एक्स्ट्रा 200 पॉइंट गिर गया है, तो बहुत कुछ मायने नहीं रखता है अगर मैं इंडेक्स लेवल में बात करूं। हाँ, बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू, इसकी बात करें तो डेफिनेटली इसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ा है। खास करके बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर भी मैंने कहा था कि इसके ऊपर में जुपिटर की जैसी दशा पड़ रही है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्टेड होगा। इसलिए आप देखो बैंक इंडेक्स और बैंक स्टॉक्स ये ज्यादा पीटे हैं निफ्टी के स्टॉक के कंपैरिजन में, निफ्टी के कंपैरिजन में। ये बहुत कुछ पहले से थोड़ा सा आइडिया आपके शो के माध्यम से दर्शकों तक मैंने रखी थी। अब किसने कितना इनकैश किया इस चीज को मुझे नहीं पता है, लेकिन अक्टूबर के लिए मैंने बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि इनडिसिसिव मंथ है, थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो सकता है। संभल कर रहे, थोड़े पैसे अगर साइड रख सकते हैं, थोड़े थोड़े बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने इस चीज को थोड़ा बहुत बनाया है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म हम रखे हुए हैं उसको अगर हम डे टू डे बेसिस पर देखते हैं तो थोड़ा लाल निशान में वो दिखता है। बट जब हमारा नजरिया लॉन्ग टर्म रहता है तो एक इमोशनल बैलेंस जो है वो हमें बनाकर रखना पड़ता है, जो कि मैं कभी कभी जो है सो वेबिनार के थ्रू अपने क्लाइंट्स को ये चीज समझाता भी हूँ कि आपको डेली बेसिस में नहीं देखना है। जैसे कुछ एक स्टॉक मैंने 2024 के लिए रखे हैं, उसको मैं आज देखो और रेड निशान में दिख रहा है, मैं उसको देख के क्या करूँ? मेरा टारगेट ही 2024 में उसको बुक करना है और उसके लिए मेरा टारगेट फिक्स है। तो इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में बोलूं तो देखिए अक्टूबर मंथ अब निकलने वाला है, इसलिए अब ज्यादा घबराने की जरूरत है। जो होना था हो गया इंडियन परिप्रेक्ष्य में। बट ग्लोबल टेंशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन ये अभी बनी रहेगी। और दुनिया जो इसके साथ एडजस्ट होकर चलने लगी, रसिया यूक्रेन के साथ क्या हो, दुनिया एडजस्ट हो रखी है। इसी बीच में जो है रसिया यूक्रेन के वार के बीच में ही निफ्टी बोल दे चाहे अलग इंडेक्स बोल दे, उसने अपने हाई टाइम लाइफ टाइम हाई को टच किया है। तो ये अभी इजराइल पैलेस्टाइन और बाकी अगर ईरान भी कूद जाए, अमेरिका भी कूद जाए, डायरेक्ट तो नहीं कूदेगा, उसकी अभी इतनी नहीं है क्योंकि पीछे रसिया चाइना सब है, फिर तो वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा। वर्ल्ड वार का टाइम अभी नहीं है, बाद में है। इस बात पे अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि कब है।
क्योंकि सन जो है आ करके वॉर पे छिड़ेंगे। तो अभी काफी टाइम है, बहुत टाइम है, इसलिए आराम से अभी इंडियन मार्केट के अंदर में आप लोअर लेवल पे बाइंग करें, बॉटम पिकिंग करें, अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके बने रहे, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। ट्रेडिंग के लिए अभी फिलहाल जो है ना इंटर करें तो बेटर रहेगा। जी, ठीक है। तो सर ने ओवरऑल अपनी राय दे दी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन जो हमारा मार्केट है, जो मार्केट के अंदर हमें टेंशन देखने को मिल रही है, वो धीरे-धीरे करके ईज़ ऑफ होती भी हमें दिख रही है। अक्टूबर का मंथ जो है वो थोड़ा-सा पैनिक जिसने क्रिएट करा है, बट धीरे-धीरे करके बाजार के अंदर एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इस टाइम पे सर ने ये भी बोला कि जो स्टॉक्स काफ़ी नीचे जा रखे हैं, वहाँ पे हमें एक अच्छा मौका है इस टाइम पे खरीदारी करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स के अंदर है, वो स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको भी थोड़ी देर में रेकमेंड करेंगे। अब चलते हैं अनिल सर के पास। अनिल सर, आपको क्या लगता है, आपका भी क्या सेम पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो अक्टूबर का महीना है वो थोड़ा-सा पैनिक क्रिएट अक्टूबर के मंथ में होता है, हमें थोड़ा ये उतार-चढ़ाव जो देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर, वो हर अक्टूबर में ऐसा देखा जाता है या इसके पीछे की कोई और वजह है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू? कंचन जी, मेरे विचार इस विषय में बहुत भिन्न हैं। मैं क्योंकि न्यूट्रल चलता हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि कौन सा महीना कैसा होने वाला है, और मेरे लिए सब महीने बराबर हैं। यूजुअली जैसे बोलते हैं कि मई में सेलिंग आती है, सेल इन मई एंड गो अवे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर आप देखेंगे तो मई महीने में बहुत बहुत महीने ऐसे निकलते हैं, कई सालों में मई ऐसा गया है कि आपको रिग्रेट होगा बाद में अगर आप सेल करके चले गए वेकेशन पे, और वेकेशन के बाद आए तो वेकेशन का पूरा मज़ा ख़राब हो जाए। तो मेरे ख्याल से मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ कि देखिए, फंडामेंटली जैसे नितिन जी ने कहा, बहुत सही बात कही है, इंडिया में हमें पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू रखें, और अभी बहुत ही अच्छा टाइम है। जो भी पैनिक आता है कभी, तो आप उसमें बाय ऑन डिप्स करके चलें, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा आएगा कहाँ से? या तो आपके पास रेगुलर कैश फ्लोज हो, या फिर आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते चलें। तो दो ही तरीके हैं। अगर आपके पास कैश फ्लो है, बहुत ही अच्छी बात है। सैलरीड पीपल जो होते हैं उनके पास एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उनको दिखता है कि हर महीने मेरे पास इतना कैश फ्लो आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते रहें। जहाँ पे आपको दिखता है कि सेक्टर लीडरशिप जो है वो वीक हो रही है, और दूसरे सेक्टर्स के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, तो उसके अंदर स्विच कर जाएं। तो थोड़ा सा टाइम अभी कॉशियस रहने का है। जैसे मैंने अभी फ्राइडे या शायद थर्सडे को हमारी बात हुई थी लास्ट, तभी मैंने यही कहा था, मैं बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं देख रहा हूँ मार्केट में, लेकिन ऊपर जाने के भी, तुरंत ऊपर जाने के भी कोई कारण नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में नितिन जी का असेसमेंट एकदम करेक्ट है। ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और हमें नहीं पता ये कहाँ जाने वाली है। एक अच्छी चीज़ जो इसके अंदर है ना, वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसके अंदर इंडिया पे आते हुए नहीं दिख रहा है, अभी तक भी नहीं आया, और जी। मुझे लगता नहीं कि आगे भी कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी। एक क्रूड ऑयल को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो भी इम्पैक्ट ऐसा है जो जांचा परखा है, हमने पहले देखी हुई ये चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट करती है इंडियन इकोनॉमी को। तो वहाँ पे हम ऐसा कहिए कि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं, हमने ये सिनेरियो पहले देखा हुआ है, हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, और हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो मुझे इसमें बेसिकली मेरा जो व्यू है अभी मार्केट को लेके, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच है। 10-15% का कैश लेके बैठने में कोई बुराई नहीं है, और यहाँ से मैं चेरी पिकिंग करूँगा मोस्टली उन स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे मेरी कन्विक्शन बहुत हाई है, और जहाँ पे हाई मेरी कन्विक्शन वहीं पे होगी जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं स्टॉक्स में मोस्टली बाइंग करूँगा। बाकी मुझे लॉन्ग जी। टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी पे कोई डाउट नहीं है। ये अगर कोई इस टाइम मार्केट में अपनी पोजीशंस बुक करके, लेट्स से 50% पोजीशन बुक कर ली है, और उसके बाद में वो कैश पे बैठे हुए हैं, आई थिंक ये बहुत बड़ी गलती होगी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पे, इन्वेस्टर के साइड से। तो मेरे ख्याल से ये टाइम जो है मार्केट से एग्जिट करने का नहीं है, और
देखिए, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता है, हमारी सबकी स्टडीज़ हैं, सब लॉजिकल ही सोचते हैं और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। लेकिन मेरा भी जो कंक्लूजन है कि मैं मार्केट को न्यूट्रल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरे सिचुएशन में जा नहीं सकता है मार्केट। सो नो एक्सपर्ट कैन बी 100% श्योर कि मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ और इसके हिसाब से मैं अपना 100% एलोकेशन इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कर दूँगा। तो ऐसा करना उचित भी नहीं है मेरे विचार से। तो यहाँ पे ये ज़रूर बनता है सिचुएशन कि आप दूसरी जो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ। किसी भी सेंस में आप या तो 100% मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहें या 100% आप एग्ज़िट कर लें, ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। तो ज़्यादा रिस्की है इन्वेस्टर्स के लिए, बजाय इसके कि आप 100% इन्वेस्टेड रहें। तो वहाँ पे डाउनसाइड ये रहती है कि इन्वेस्टर्स के पास अच्छे मौके आते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। तो कैश फ्लोज़ अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो वहाँ पे वो अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस करना होता है। सो दैट इज़ द रीज़न वी से कि थोड़ा बहुत कैश रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल मुझे कोई रीज़न नज़र नहीं आता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा मार्केट। मैं समझ रहा हूँ कि 19,300 पे बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे भी लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं अलग-अलग टाइम पे। और ऊपर जाने का भी कोई बहुत ज़्यादा रीज़न मुझे नज़र नहीं आता है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आर गुड, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ ट्रिगर जो है, कैटलिस्ट जो है अभी मार्केट से मिसिंग है। तो ये मार्केट अभी कॉशियस रहने का मार्केट है। बस चुपचाप आप इसको सिचुएशन को हैंडल करें। बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है और अपनी पोज़ीशंस को मेंटेन रखें। बस इतना काफ़ी है। जी, जी, ठीक है। तो सर ने ओवरऑल अपनी बात बता दी है कि इंडियन मार्केट इस टाइम पे किस तरह से दिख रहे हैं। ना ज़्यादा नीचे जाने के आसार हैं और ना ही ज़्यादा ऊपर जाने के आसार हैं। इट मीन्स ये हमें कुछ टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज़ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम ये भी मान सकते हैं कि जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है, वहाँ से बाज़ार की चाल शुरू होती है। हमारी स्ट्रैटेजी में हम अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन बाज़ार को चलाने में हज़ारों और लाखों का दिमाग लग रहा होता है। उसकी वजह से उसी हिसाब से जो हमारा बाज़ार है, वो रिएक्ट करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सर ने भी बोला कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हमें भरोसा है और नितिन सर का भी एक कहना है कि जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लोज़ली ट्रैक करते हैं और उसपे काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी नितिन सर जताते हैं। नितिन सर, एक सवाल इसी से रिलेटेड कि हम सारे के सारे जितने भी हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं। सर, सबसे पहली बेसिक बात तो ये है कि मार्केट को गिराने वाले भी हम लोग ही हैं और उठाने वाले भी हम लोग ही हैं, क्योंकि ऐसी कोई ग्लोबल टेंशन आ जाती है तो हम लोग ही पैनिक क्रिएट शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से मार्केट नीचे भी जाता है और उसी वजह से बाद में जाके मार्केट ऊपर भी जाता है। लेकिन हम एक दूसरी साइड देखें तो जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है उसपे हम काफ़ी भरोसा करते हैं, आत्मनिर्भर भारत पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम देख भी रहे हैं बहुत सारी ब्रोकरेज जो है, वो इंडिया पे भरोसा दिखा रही है हमारे साथ-साथ। लेकिन सर, वापस से बात आती है जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अक्टूबर में भी इनका बिकवाली का सिलसिला जारी है। ये इस टाइम पे क्या करना चाहते हैं? ये जो कंटिन्यू बिकवाली जारी है उसका मेजर कारण क्या हो सकता है? बिल्कुल कंचन जी, सवाल आपका बहुत ही बढ़िया है और ये दर्शकों को एक इंसाइटफुल प्रोवाइड करेगा इस सवाल का जवाब कि इंडियन इकोनॉमी में देखिए भरोसा तो बना हुआ है और ग्लोबल भरोसा बना हुआ है। बिकॉज हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं वो अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस का जो कलेक्टिव वे में जो एक रिजल्ट आता है, चाहे वो कंपनीज हो, कंपनीज के ऊपर कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, ये सारे सिस्टम मिलकर के एक कंट्री को चलाने में हेल्प करते हैं और उसकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो सबका एक कलेक्टिव प्रयास होता है। तो ये कलेक्टिव प्रयास जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है बिकॉज लीडरशिप स्ट्रांग है ऊपर लेवल पे और ऊपर से नीचे तक जो हायरार्की आती है, ये जब लीडरशिप स्ट्रांग होता है, गाइडेंस सही होती है, डायरेक्शन और बाकी सारी चीज सब सही होती है, तभी जाकर के ग्रोथ स्टोरी और ग्रोथ पाथ रेडी होता है और ये सारी चीजें इंडिया के लिए बहुत अच्छी है और आने वाले समय में भी इसका रिजल्ट दिखेगा। ओवरऑल ये ओवर फोर्टनाइट या ओवर मंथ ये कभी भी खराब नहीं होता है। देखिए आज के समय में अभी जो जी। बिकवाली हो रही है और जो थोड़ी सी मार्केट में गिरावट आ रही है, इसका कुछ एक फैक्टर है। एक तो अपना डोमेस्टिक फैक्टर भी है, इलेक्शन जो है इतने सारे स्टेट में है तो लोग कंफ्यूज हैं और इसके अंदर में वो रिटेलर्स जो है ज्यादा कंफ्यूज है बिकॉज बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं कंचन जी वो कंफ्यूज नहीं होते, उनके पास में इतना स्ट्रॉन्ग डेटा अवेलेबल होता है कि उनको पहले से मालूम होता है कि क्या होने वाला है।
बिकॉज ये बिलियंस एंड बिलियंस में जब इन्वेस्ट करके रखते हैं तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह, हमारे आपकी तरह ये एक तरह से मतलब क्या बोलो, तो सट्टा नहीं खेल सकते हैं कि भाई हमने बिलियंस और बिलियंस लगा रखा है, जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा या जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। इनके पास कंचन जी सारी खबर रहती है, और ये बिलियंस और बिलियंस जो है सो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में नहीं लगाते हैं, ये बहुत सारे पैसा इंफॉर्मेशन कलेक्शन में भी लगाते हैं। जो हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी ने कहा था कि डेटा इज गॉड, डेटा ही भगवान है, तो डेफिनेटली डेटा ही भगवान है, और ये डेटा जो है वो अवेलेबल हो जाती है। देखिए पोलिंग रिजल्ट और ये सब बाद में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये पता है, या मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं उनको पता होता है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है, और उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी रेडी करते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है वो रिटेल लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बिकॉज वो अवेयर नहीं होना चाहते इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। यही एक मुझे व्यथा लगती है कि यूएस के लोग जो होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो काफी अवेयर होते हैं कंपेयर टू इंडियन मार्केट। यहाँ पर सट्टेबाजी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा चलती है, कुछ परसेंटेज को अगर हम छोड़ दे तो। अदरवाइज यहाँ पर आज के दिन में भी भाई मेरे फ्रेंड ने बताया इसमें लगा लो, क्यों बताया मालूम नहीं है, क्यों कब क्या टारगेट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या सपोर्ट है, कुछ नहीं पता, बस मेरे फ्रेंड ने बताया, मेरे ब्रोकर ने बताया, बस इसमें पैसा डाल दो। यही वजह है कि आज के दिन में जो सेबी का डेटा आता है कि कितने परसेंट जो है वो लूजर है, वो उसी की वजह है। अवेयर नहीं होते, पढ़ना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते हैं। मैं आज भी एक बार छुट्टी होने वाली है कल, तो मैं कल 3 घंटे की क्लास के ऊपर में, मेरा क्लास पहले भी अटेंड किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि भाई सामने वाला जो लेक्चर है वो कुछ ना कुछ तो आएगा 3 घंटे के सेशन में। तो इस तरह से एक अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए, और ये अवेयरनेस जब बनी रहती है कंचन जी, तभी जा करके एक अच्छा डिसीजन जो होता है, पॉजिटिव डिसीजन बन सकता है। बिकवाली की बात जहां हम कर रहे हैं, तो बिकवाली जो है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी फैक्टर है, और डोमेस्टिकली जो हमारे पास जो एफआईआई है वो यूएस एंड बाकी सारे कंट्रीज में भी उनको पैसा ले जाना एक फैक्टर ये भी है, क्योंकि जिस समय में यूएस को पता चलता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो भाई दूसरे कंट्री में जहां इन्वेस्ट कर रखे हो निकालो पैसा, लाओ इधर। क्योंकि देखिए मैंने बोला जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये सब कई सारे फैक्टर्स मिल करके एक बिकवाली क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये बिकवाली देखिए एक एस्ट्रोलॉजिकली भी एक बिकवाली क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं। हम जितने बड़े सुरमा बन जाए, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली इम्पैक्ट मैं बहुत गहराई से जानता हूँ, समझता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये बिकवाली आपकी बहुत जल्दी खत्म होने वाली। इनफैक्ट नवंबर मंथ में जब हम बैठेंगे, तो मेरा विश्वास है कि 10-12 नवंबर के बाद में ये धीरे धीरे खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी, बॉटम पिकिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी भी देखिए जिस हिसाब से स्टॉक्स नीचे लेवल पे पड़े हैं, वहां पर धीरे धीरे बॉटम पिकिंग के बहुत अच्छे मौके आ गए हैं, क्योंकि स्टॉक सपोर्ट जोन पे स्टॉक्स आकर खड़े हुए हैं। अभी जब स्टॉक्स की बात करेंगे तो 3-4 ऐसे स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा जो एकदम लोअर लेवल पे अपने बॉटम सपोर्ट पे आकर खड़े, जहां पर पिक करना जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हाई चांस बन जाती है कि अब ये प्रॉफिट के अंदर में अब ये मूव करेगा। तो यही सारे फैक्टर्स की वजह से बिकवाली मुझे लगता है क्रिएट हुई है अक्टूबर मंथ में, सितंबर मंथ में। बट ये बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, बहुत जल्दी ये बादल छटने वाले हैं, एक साफ सुथरा आसमान दिखने जा रहा है थोड़ी दिनों बाद। जी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हमें बता दिया है कि बाजार में जो ये बिकवाली का सिलसिला जारी है, ये कब हमें वापस से नॉर्मलाइज होता हुआ सिचुएशन दिखेगा। नवंबर मिड के बाद आपको हो सकता है कि सिचुएशन एक थोड़ी-सी स्टेबल होती हुई दिखे, जो बिकवाली का सिलसिला जारी है। और सबसे मेन जो सर ने बात बताई है, दैट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी, कि यहाँ पे कोई पढ़ना नहीं चाहता है, जिसके लिए हम अपने चैनल के थ्रू भी काफ़ी सारी कोशिश करते हैं, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हो, चाहे वो पर्सनल फाइनेंस के बारे में हो, कि आपकी वो बेनिफिट हमारा नहीं है, वो बेनिफिट आपका है कि आप अपना पैसा किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। तो अब पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में, हमारा काम होता है कि एक ट्राई करना, एक कोशिश करना कि आप उस चीज़ को देखें और आप उस चीज़ से समझें कि आपको